बच्चों, आज कृतिका के पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। इसमें काफ़ी प्रश्न है और 4 नंबर में आता है, इसलिए थोड़े से उत्तरों की जो लंबाई है ज़्यादा है। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटोक ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। गैंगटोक का रहस्यमय सौंदर्य लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे होते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। प्रश्न नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य की शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न नंबर 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? लिखिए। प्रश्न का उत्तर है, नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियां, सारे रास्ते, हिमालय की गहनतम घाटियां, फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। पॉइंट 2, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। अगला पॉइंट, नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर फहराए जाते हैं। ध्वजा का रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट 4, सिक्किम में भी भारत की ही तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं एक जैसी हैं। पॉइंट 5, वहां की युवतियां बोको नामक सिक्किम का परिधान पहन डालती हैं, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहां के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्गस्टोक नाम की जगह पर गई। लॉन्गस्टोक में घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है।
अगला प्रश्न आता है 6। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। और एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट है, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट 2, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट 3, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। पॉइंट 4, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। पॉइंट 5, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है। और पॉइंट 6, एक गाइड व्यवहार कुशल, मिलनसार और कुशल वक्ता होना चाहिए। वक्ता मतलब बोलने की कला में निपुण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थीं। कहीं पलास्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तीस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उसके हृदय को काव्यमय बना दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रकृति उसके उस आनंद और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। इस प्रश्न का उत्तर है, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्वैत शांति प्राप्त हो रही थी। इस अद्भुत और अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो, और उसके मन का सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। प्रश्न नंबर 9। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें
जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं। वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थीं। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठाटे पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख होता है। वह सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपने जान की परवाह न करके सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन ही मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविसा के बीच जंग जारी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। इस प्रश्न का उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान का दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों व सहपाठियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस व बेजान लगने लगते हैं तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी देश की प्रगति वहाँ के निर्माण कार्यों जैसे औद्योगिक संस्थान, इमारतें, सड़कें एवं पुलों आदि से की जाती है। इन निर्माण कार्यों का वास्तविक कर्ता श्रमिक वर्ग होता है, परंतु श्रमिकों को इन निर्माण कार्यों के बदले में नाम मात्र का पारिश्रमिक मिलता है और वह जीवन भर लाचारी और बदहाली का जीवन ही जीता है। जबकि इन निर्माण कार्यों को करवाने वाले ठेकेदार करोड़पति बन जाते हैं। सरकार भी टैक्स के रूप में पैसे वसूल कर अपने राजकोष भर लेती है, परंतु श्रमिकों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाता। यही हाल हमारे देश के किसानों का है। कृषक वर्ग सभी देशवासियों के लिए अन्न उपजाता है, परंतु विडंबना यह है कि अपने लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ भी ढंग से नहीं कर पाता। ये लोग समाज से लेते बहुत कम है, परंतु देते बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है 12। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे रोकने में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान या पर्यटक स्थान बनाती जा रही है। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है, पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं, कल कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का कटाव होने लगता है। मृदा मतलब मिट्टी, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है, जबकि दूसरे पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है।
हमें निम्न अब इसके लिए हमें क्या भूमिका निभानी चाहिए, इसके पॉइंट है। नंबर 1, हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। नंबर 2, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। पॉइंट 3, हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। पॉइंट 4, नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई है, आने का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने को लिए मिलती है। कई बार तो पूरा पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेकों बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं, जैसे पहाड़ी स्थानों का तापमान बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है और ध्वनि प्रदूषण से शांति पूरी तरह भंग हो गई है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल रहा है। पेट संबंधी अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी वह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और वे जमा होकर खाते पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इससे गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह सुकोमल दिखाई पड़ता है, स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था, अतः कटाव पर किसी दुकान का ना होना वहां उनके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। प्रश्न नंबर 15। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बनकर नदियों को तार देती हैं। नदियों के रूप में बहती ये जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गांवों में एक जल संसाधन के रूप में एक नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। तो इस तरह प्रकृति ने जल संचय की बहुत ही अद्भुत व्यवस्था की हुई है। प्रश्न नंबर 16। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं।
सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिक फौजी भाइयों को उन बर्फ से ढरी भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है, जहाँ पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वहाँ नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं। यह जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा इनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। इनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप आगे इसी तरह से लर्न करके टेस्ट में पूरे आंसर याद करके सही से लिखेंगे।